हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अपने पिछली वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स के कराए थे, जो कि एनएचपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर एसएससी जेई कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जेई एग्ज़ाम या फिर एई एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपके शामिल हो जाएंगे। तो हमारी टीम जो है आपके लिए इतना क्वेश्चन कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है। तो आप लोग भी हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, और 100 से 150 तक का अगले वीडियो में अपलोड करके पूरे 150 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़ नॉट ए पाथ फंक्शन। इसमें से कौन सा जो है पाथ फंक्शन नहीं है। हीट आपका पाथ फंक्शन है, वर्क पाथ फंक्शन है, और काइनेटिक एनर्जी वीडीपी, ये चारों जो हैं ये सब पाथ फंक्शन है, ठीक है। पाथ पे डिपेंड करते हैं, प्रोसेस किस प्रोसेस से जा रहा है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी पाथ फंक्शन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन ए गिवन पेयर ऑफ एंड स्टेट्स डिपेंड ऑन। तो जहाँ पे भी वर्क डन की बात आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, एंड स्टेट्स ओनली। तो एंड स्टेट्स पे ही डिपेंड करेगा इसका, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 53, हीट एंड वर्क आर। तो ये पाथ फंक्शंस हैं। हीट, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हीट एंड वर्क जो होते हैं ये पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं किस पाथ से प्रोसेस जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा हीट पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। तो आपको ये सब याद करके जाना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज कांस्टेंट फॉर ए मोल ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहला ऑप्शन आपका एंथैल्पी है, दूसरा वॉल्यूम, मास, एंट्रोपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इंडिकेट्स दैट। मान लीजिए PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस किसको रिप्रेजेंट करे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आइसोथर्मल प्रोसेस को, ठीक है। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 56, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव। तो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, इन दोनों को क्या होते हैं, एक ही स्पेसिफिक स्पीड होता है, ठीक है। लेकिन गैस की अगर बात कर लेते हैं, इसमें दो स्पेसिफिक स्पीड होता है, एक होता है CP, एक होता है CV, ठीक है। इसमें किसका पूछ रहा है, सॉलिड और लिक्विड का। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, ए परफेक्ट गैस एट 227 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, ठीक है। क्या करें, कांस्टेंट प्रेशर है तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। यहाँ पे आपको ध्यान देना है T1 और T2 किस में लेना है, केल्विन में। तो इसमें 273 ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300। वॉल्यूम डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो V मान लीजिए इनिशियल V है और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। नेक्स्ट V2 कितना हो जा रहा है, 2V हो जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर T2 हमें चाहिए, तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा। T2 आपका आ जाएगा कितना, T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन। अब इसमें से 273 माइनस कर देंगे तो आपका करेक्ट 327 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग खुद से भी एक बार सॉल्व करके कोशिश करिए, क्योंकि मैं तो करा दूंगा, एग्ज़ाम में आपको करना पड़ेगा तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि आप जब खुद से करेंगे तो आपको पूरा दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है प्रैक्टिस करने के तरीके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, कर्व A इन फिगर 1.1 कंपेयर टू कर्व B एंड C शोज द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पे डायग्राम मिसिंग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं।
इफ़ वैल्यू ऑफ n इज इनफाइनाइटली लार्ज इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देन दिस प्रोसेस इज, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब मैं आपको एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, वो आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी, तो ये कांस्टेंट प्रेशर, इस पे प्रेशर एक्सिस होता है, इस पे वॉल्यूम एक्सिस होता है। अगर n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 0 हो गई, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। 0 1, n की वैल्यू 1 हो गई, तो ये कौन सा हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। n हो गया तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, और गामा हो गया तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। फिर अगर इनफाइनाइट हो गया तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या कर, इनफाइनाइटली लार्ज, इसके लिए कौन सा हो जाएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो ये आपको एकदम पूरा याद रखना है कि ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया, इसको इस तरीके से भी याद करिए। देखिए यहाँ पे 0 1 n गामा, फिर आता है इन्फिनिटी। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो इधर हो गया प्रेशर, इधर हो गया वॉल्यूम। यहाँ पे आपको PV की पावर n, तो n की वैल्यू ही है जो ये वही हो रहा है, ये n की वैल्यू ही है, ठीक है। 0 1 n गामा इन्फिनिटी। 0 होगा तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, 1 होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, n होगा तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा, गामा होगा तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, और इन्फिनिटी होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे आते हैं। द इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन n टेंड्स टू रीच ratio of specific heats, then flow is uniform and steady, process is isentropic and specific heat does not change with temperature। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा D, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज द हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर। H इज इक्वल कितना होता है? mCp dt, ठीक है। ये क्या है? Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है? चेंज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर मास ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ये क्या है? आपका एंथैल्पी, ठीक। करेक्ट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा फर्स्ट, कांस्टेंट प्रेशर। द NTP, द टर्म NTP स्टैंड फॉर, तो NTP जो होता है आपका नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ए हीट एक्सचेंज प्रोसेस in which the product of pressure and volume remains constant is known as। तो हीट एक्सचेंज प्रोसेस है जिसमें क्या है? प्रोडक्ट ऑफ P एंड V रिमेन कांस्टेंट, उसको क्या कहेंगे? हाइपरबोलिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। PV प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसको कहेंगे हाइपरबोलिक प्रोसेस, ठीक है। अगर इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो हम उसको सेलेक्ट करते, लेकिन इसमें वो नहीं है, तो ठीक है, इसमें हाइपरबोलिक प्रोसेस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें क्या होगा? आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि क्या होता है? इंटरनल एनर्जी आपका क्या होता है? mCv dt। जब dt ही 0 हो गया तो क्या हो गया? सेम रहेगा, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें से 4-5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, तो ठीक है। स्टेट्स दैट टू सिस्टम, मान लीजिए कोई दो सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है और ये इस एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो तीसरी बॉडी होगी वो फर्स्ट के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा C। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्राई आइस इज मिक्सड विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी। तो कितना होगा? ये आपका होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका B हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, द बेसिस फॉर मेजरिंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय, तो ये जीरोथ लॉ देता है कि हमें टेम्परेचर मेजर करना, जो ये थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं इसमें जो होता है पारा,
ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये आपका सेकंड एलिमेंट होता है, ह्यूमन बॉडी जो होता है वो थर्ड एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके साथ केमिकल थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, और ये जो फर्स्ट और थर्ड होगा ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये कौन कहता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, 1 वाट इज इक्वल टू, तो आपका 1 वाट जो होता है ये होता है 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपको? यूनिट में पूछा है, न्यूटन मीटर में दिया, तो जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर। जूल को किस में कन्वर्ट कर लिए? न्यूटन मीटर, और पर सेकंड तो है ही। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, वर्क डन इज जीरो फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। तो वर्क डन जीरो होगा किस प्रोसेस के लिए? तो हमें वर्क डन का होता है, ये होता है पी डी वी। डी वी अगर जीरो हो गया आपका तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे कई ऑप्शन है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपका जीरो हो गया। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन अगेंस्ट वॉल्यूम को क्या कहते हैं? फ्री एक्सपेंशन करना है, इसमें भी वर्क जीरो होता है। और थ्रॉटलिंग क्या है? एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, इसमें भी वर्क जो है जीरो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। इन तीनों प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द गैस लॉ कैन बी यूज्ड विद मिनिमम एरर। इसमें किस कंडीशन में जो गैस लॉ को हम यूज कर सकते हैं मिनिमम एरर के साथ? तो इसको यूज कर सकते हैं सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम किस रीजन में होता है? ये आपका होता है लिक्विड रीजन होता है, ये वेट रीजन होता है, और ये सुपर हीटेड रीजन होता है, ठीक है। तो इस रीजन में हम क्या गैस इक्वेशंस या फिर गैस लॉज का उपयोग कर सकते हैं बहुत कम एरर के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, in a non-flow reversible process for which P is equal to -3V plus 15 into 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, V change from 1 मीटर to 2 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वर्क डन बता रहा है, बताइए, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, P dV करके इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएंगे dV की? 1 से 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10 × 10⁵ जूल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड गैस कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट और आर की वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाता है 848 kg पर मोल केल्विन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, ऑन वॉल्यूम बेसिस एयर कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो वाई वॉल्यूम बेसिस जो है ऑक्सीजन होता है 21%, और बाई वेट बेसिस अगर करेंगे तो ये होता है 23%। ये दोनों याद रखिएगा आपको, बाई वॉल्यूम एंड बाई वेट। बाई वॉल्यूम कितना होता है? ये होता है 21%, और बाई वेट कितना होता है? ये 23% ऑक्सीजन होता है, किसमें? एनवायरनमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज डिफाइंड एज equal to product of the molecular weight of the gas and, तो क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड गैस कांस्टेंट R इंटू M जो होता है ये आपका होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड द गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस इन SI यूनिट। तो ये होता है 83.14 जूल पर किलो मोल केल्विन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर ओनली। किस सब्सटेंस के लिए जो है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी जो है टेम्परेचर का फंक्शन होता है? तो ये परफेक्ट गैस के लिए होता है, और इसका इक्वेशन क्या होता है? du इज इक्वल टू mCV dt। ये होता है किसके लिए? ये आपका होता है इंटरनल एनर्जी का, और dH आपका क्या हो जाता है? dH एंथैल्पी इज इक्वल टू mCP और होता है dt, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी।
77 इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन को मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक कंपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया गया है और यहाँ पे कुछ प्रेशर पे कोई गैस भरा हुआ है, ठीक है। अगर इस पार्टीशन को हम हटा देते हैं तो ये जो एक्सपेंशन होता है उसको हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, ठीक है। तो इसमें क्या करा है, इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस वर्क डन इज जीरो एंड हीट ट्रांसफर इज जीरो, मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, इफ ए गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सपैंड थ्रू ए वेरी माइन्यूट अपर्चर देन सच ए प्रोसेस इज नोन एज, ये कहलाता है हमारा थ्रॉटलिंग प्रोसेस। वेरी माइन्यूट ओपनिंग के थ्रू जब हम एक्सपेंशन को अलाउड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और इसमें एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट होता है इनलेट और आउटलेट दोनों पे, वो एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एयर का जो स्पेसिफिक हीट होता है Cp या फिर Cv, ये क्या होता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, इफ ए फ्लूइड एक्सपेंड सडनली इनटू वैक्यूम थ्रू एन ओरिफिस ऑफ लार्ज डायमेंशन देन सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए अभी मैंने पीछे समझाया ना, वैक्यूम के अगेंस्ट जो एक्सपेंशन होता है उसको हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल। इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है उसको हम थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल कर सकते हैं। तो ये है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, इनको हम थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें से कौन सा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो थ्रॉटलिंग इज हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, इन ऑर्डर दैट ए साइकिल बी रिवर्सिबल फॉलोइंग मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो किसी भी प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए क्या, ऑप्शन ए फ्री एक्सपेंशन और फ्रिक्शन रेजिस्टेड एक्सपेंशन। कंप्रेशन प्रोसेस शुड नॉट बी एनकाउंटर्ड, ठीक है। व्हेन हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब टेम्परेचर ऑफ हॉट सोर्स एंड वर्किंग सब्सटेंस शुड बी द सेम। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। व्हेन हीट इज बीइंग रिजेक्टेड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड सोर्स एंड वर्किंग सब्सटेंसेस शुड बी सेम, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड वर्किंग सब्सटेंस शुड बी जीरो, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, Question number 85, minimum work in compressor is possible when the value of adiabatic index is n equal to 1। अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में तो हमें मिनिमम वर्क देना पड़ेगा, और एडियाबेटिक में क्या होगा, अधिक वर्क देना पड़ेगा। लेकिन हम जनरली एडियाबेटिक ही करते हैं क्योंकि आइसोथर्मल पॉसिबल नहीं है। मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ एनी परफेक्ट गैस 600 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 27 डिग्री सेल्सियस विल बी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 4.17 मीटर क्यूब पर किलोमोल। इस तरीके से आप लोग ये सब क्वेश्चंस भी कर लिए। द मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल या फिर कार्नोट इंजन। सबसे मोर कार्नोट इंजन पे और रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन पे एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए क्योंकि उस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, या तो सीओपी पूछ लेगा या तो एफिशिएंसी पूछ लेगा या तो सीओपी और एफिशिएंसी में रिलेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें तो आप इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितना हो तो 1 - TL/TH। अगर हम TL को डायरेक्टली TL को डिक्रीज कर दे रहे हैं तो ये एफिशिएंसी ऑलरेडी डायरेक्टली इंक्रीज कर जाएगा। तो ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, डिक्रीज इन लोअर टेम्परेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 89,
एंट्रोपी चेंज डिपेंड ऑन, तो एंट्रोपी चेंज डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, तो हीट ट्रांसफर पे डिपेंड करता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपको इसका ए हो जाएगा। नाउ फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है हमारा, चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, आइसोकोरिक प्रोसेस इज वन इन विच, आइसोकोरिक प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम प्रोसेस, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होता है, ठीक। क्या कह रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है। कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होता है, मतलब पी डी वी इज इक्वल टू 0, जब डी वी 0 हो जाएगा तो यहाँ पे कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन बाय ए सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम, ठीक है। इसमें देखना आपको कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का एनर्जी सिद्धांत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए होता है तो क्लोज इंटीग्रल डी क्यू इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डी डब्ल्यू, ठीक है। इसमें अगर साइक्लिक इंटीग्रल हम कर रहे हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निसेस द रिलेशनशिप बिटवीन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम पे रिलेशन बताता है। ये आपका हीट हो गया, डी डब्ल्यू आपका वर्क हो गया, और डी यू जो है आपका प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, चेंज इन एंथैल्पी इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट, तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस पे टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो आपका होता है वो टेम्परेचर का ही सिर्फ फंक्शन होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट, ये हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हीट एंड वर्क जो है म्यूचुअली कन्वर्टेबल, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज, टोटल हीट ऑफ द सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज, तो ये हो जाएगा आपका डी एंथैल्पी। तो क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, एनेबल्स टू डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डज नॉट हेल्प टू प्रेडिक्ट वेदर द सिस्टम विल और नॉट अंडरगो ए चेंज, does not enable to determine change in entropy and provides a relationship between heat work and internal energy, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, आपका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इस पूरे 100 क्वेश्चंस तक आप लोगों से डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 101 से रिलेटेड से 150 क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। हमारी टीम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही है, तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आने वाले जेईई के एग्ज़ाम्स और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए आपको सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, टेक केयर, गुड बाय।